नमस्कार, सुप्रभात। बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात जेडीयू की। तो पटना में आज जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और साथ ही सीट और उम्मीदवारों के चयन पर भी बातचीत होगी। जेडीयू की बैठक पर सहयोगी और विपक्षी दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बराबर सीटों पर भले ही समझौता हुआ हो, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लिहाजा इसी संबंध में रविवार को जेडीयू ने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई, जिसमें सीटों के साथ ही जिताऊ उम्मीदवार, चुनावी रणनीति और विरोधियों को पुरजोर जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। चूंकि चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष की चुनावी रणनीति और किस तरह हमारा बिहार में 40 सीट जो एनडीए का और हमारा सीट जो हमें कोटा मिला है, और फिर हम कई जगह भी हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जैसे हम लक्षद्वीप में लड़ाना चाहते हैं, दादरा नगर हवेली में लड़ाना चाहते हैं और कई जगह जिसकी समीक्षा होगी और जो हमारे प्रभारी जो पदाधिकारी लोग हैं वो लोग अपनी अपनी बात रखेंगे और उसी के आधार पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उसको निर्णय लेगा और तय करेगा। जेडीयू की इस बैठक पर जहां बीजेपी की भी नजर है, वहीं विपक्ष भी जेडीयू की बैठक पर नजरें गड़ाए हुए है। हालांकि बीजेपी और विपक्ष दोनों ही जेडीयू की मीटिंग पर अपनी गंभीरता जाहिर नहीं होने दे रहे। सब पार्टियां अपनी अपनी बैठक करती हैं, सब पार्टी का अपना अपना काम करने का सिस्टम है और लोकतंत्र में हम लोग विश्वास करते हैं। तो कोई भी निर्णय करते हैं तो अपने पदाधिकारी, वर्किंग कमेटी की राय से करते हैं। तो जनता दल कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो एनडीए की मजबूती के लिए हो रहा है। अब जेडीयू बिहार बेस्ड पार्टी है, हर पार्टी को हक है अपने पदाधिकारियों की बैठक करने का, लोकसभा चुनाव है तैयारी करने का। ये एक रूटीन है, कांग्रेस की नज़र में सामान्य प्रक्रिया है। जेडीयू की मीटिंग में क्या फैसला होगा, ये जानने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन होंगे बिहार बीजेपी के सांसद, क्योंकि इस बार बीजेपी महज 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। लिहाजा बीजेपी के सभी 22 सांसदों में से 5 का टिकट कटना तय है। पटना से आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। बिहार में लोकसभा का चुनाव कई मायनों में अलग होने वाला है, खासतौर पर एनडीए के लिए। एनडीए के कई ऐसे चेहरे होंगे जो इस चुनाव में बागी होंगे और कई ऐसे हैं जो बागी होने के फिराक में हैं। इसमें कई पार्टियां भी हैं जो पहले एनडीए में थीं और अब विरोध में बिगुल फूकेंगी। देखिए रिपोर्ट। अलग होगा इस बार का चुनावी अंकगणित। एनडीए के बागी होंगे कई अपने चेहरे। जेडीयू बीजेपी नेता बता रहे सामान्य घटना। इस बार का लोकसभा चुनाव एनडीए के लिए आसान नहीं होने वाला है। एनडीए के विरोध में कई ऐसे चेहरे होंगे जो कभी उनके अपने रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो 2014 में 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 22 पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ 17 सीटें पार्टी के खाते में आई है। ऐसे में 13 एमपी या एमपी प्रत्याशी नाराज होंगे। हालांकि बीजेपी और जेडीयू नेता इसे बड़ी बात नहीं मानते। कौन बागी होगा नहीं होगा, मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हर चुनाव में आप जानते हैं अब प्रत्येक पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसका एक अपवाद नहीं है, प्रत्येक पार्टी को इस मसले से जूझना पड़ता है। अगर दल ने हमको एमएलसी बनाया, दल ने हमको सांसद बनाया, एक अलग पहचान दी, तो दल के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। और व्यक्ति से महत्वपूर्ण होता है पार्टी और गठबंधन। तो गठबंधन के आधार पर वोट होता है, कोई व्यक्ति के आधार पर 2% 4% होता है। कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, छेदी पासवान ने तो सांसद रहते पार्टी से किनारा कर लिया है। वही सूत्रों की माने तो कई सांसद बीजेपी से इतर अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। पार्टियों की बात करें तो मांझी की हम और कुशवाहा की आरएलएस अलग हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को मोदी और बीजेपी पर हमले का मौका मिल गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कुछ भी ठीक ठाक सेटअप रहता तो उनके सहयोगी क्यों छोड़ते, उनके नेता क्यों छोड़ रहे हैं? बिहार में देखिएगा, शत्रुघ्न सिन्हा को एक नाम नहीं है। आने वाले समय में देखेंगे बीजेपी के कई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको दूसरे पाले में नजर आएंगे। कई इंपॉर्टेंट लीडर है बीजेपी के। जानकार तो ये भी मानते हैं कि अभी चुनाव तक बिहार की राजनीति में कई उलटफेर होंगी। कौन किस पार्टी से ताल ठोकेगा कहना मुश्किल है,
लेकिन इतना तो है कि जब अपने ही चुनावी जंग में विरोधी होंगे तो कहना तो पड़ेगा कि इश्क और जंग में सब जायज है। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18, पटना। संसद से पारित होने के बाद कई राज्यों ने इसे तत्परता के साथ लागू कर दिया। बिहार में भी इसे लागू करने के लिए राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने सीधे सीधे सीएम नीतीश की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवर्ण आरक्षण पर बिहार में सियासत तेज। नीतीश कुमार की नीयत पर विपक्ष का सवाल। अब तक क्यों नहीं लागू किया गया सवर्ण आरक्षण? जी, सवर्ण आरक्षण संसद में पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। यहां तक कि बीजेपी शासित कई राज्यों ने सहमति दे दी और लागू भी कर दिया, लेकिन बिहार में अब तक लागू नहीं हुआ, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष सीएम नीतीश कुमार की नीयत पर सवाल खड़े करने लगा है। वो चाहते नहीं सवर्णों को लाभ मिले, तो वो जो एंटी सवर्ण मानसिकता नीतीश कुमार जी की और सुशील मोदी की है, वो इससे जग जाहिर हो रही है। नियत साफ है तो लागू करो, किसने रोका है? कांग्रेस पार्टी तैयार समर्थन करने को। माननीय मुख्यमंत्री कई अवसरों पर केवल मुंह से कुछ बोलते हैं, बगल में मुंह में राम बगल में छुरी उनका रहता है, और ऐसे ही नहीं महागठबंधन को उन्होंने तोड़ने का काम किया है। अब जेडीयू नेता आरक्षण लागू करने की तारीख तो नहीं बता रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि हमने समर्थन किया है और ये विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है, समय पर हो जाएगा। ये एक विधायी प्रक्रिया का एक अंग है। जब हमने इस फैसले का स्वागत किया है तो किसी को कहीं मन में कोई मंशा रखने की जरूरत नहीं है। ये विधायी प्रक्रिया का अंग है और विधायिका के माध्यम से इन सवालों का जवाब दिया जाएगा। वैसे तो 2019 के संग्राम में सवर्ण आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा और कोई भी दल इससे नुकसान उठाना नहीं चाहेगा, लेकिन जब तक इसे लागू नहीं किया जाता तब तक विपक्ष राज्य सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव पर मीसा भारती के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी नेता और श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में परिवारवाद, तानाशाह और हिटलर शाही का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने डालमिया नगर में श्रम संसाधन विभाग की ओर से आयोजित नियोजन मेले के दौरान ये बातें कही। परिवारवाद, तानाशाह, हिटलर शाह की मानसिकता से हटके लोग विकास का संकल्प लेके आगे बढ़ेगा। जिसकी मानसिकता विकास, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त वातावरण में लोगों को प्रेरित करेगा, वही आगे बढ़ेगा। उनकी मानसिकता से बिहार चलने वाला नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दामाद और आरजेडी एससी/एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने एलजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में अनिल कुमार साधु ने कहा कि रामविलास पासवान सवर्ण आरक्षण के पक्षधर है, तो उन्हें आरक्षित सीट छोड़कर सामान्य सीट से दांव आजमाना चाहिए। उस समय रामविलास पासवान कहां छिपे हुए थे? जिस समय दलितों पर, मां बहनों पर अत्याचार हो रहे थे, उस समय आदरणीय रामविलास पासवान और चिराग कहां छिपे हुए थे? चिराग पासवान जो कहते हैं कि समृद्ध दलित आरक्षण छोड़ दो, सबसे ज्यादा दलित, सुखी संपन्न दलित तो रामविलास पासवान के परिजन हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि वो सभी रिजर्व सीट छोड़कर वो जनरल सीट से चुनाव लड़ें। और भागलपुर बिहार और झारखंड का पहला शहर है जिसका चयन स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है। इसके लिए 382 करोड़ रुपए भी मिले, लेकिन 3 साल में महज खर्च हुए 11 करोड़ रुपए। अब मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। कैसे स्मार्ट बनेगा सिल्क सिटी भागलपुर? कॉल एंड कमांड सेंटर के टेंडर में गड़बड़ी। 382 करोड़ में खर्च हुए सिर्फ 11 करोड़। प्रतिनिधि फोड़ रहे अधिकारियों पर ठीकरा। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कॉल एंड कमांड सेंटर के टेंडर में गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसके बाद योजना पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में नगर आयुक्त और निविदा समिति की भूमिका संदेह के घेरे में है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखा है। स्मार्ट सिटी के लिए भागलपुर को कुल 382 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन 3 साल में केवल 11 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन ने
इसको लेकर आगाह किया है। प्रधानमंत्री के दिए हुए फंड पर किसी को भी सेंधमारी का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। भागलपुर को न्याय मिलना चाहिए, देर से मिला हुआ न्याय न मिलने के बराबर हो जाता है। मामले को लेकर डिप्टी मेयर ने अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा है और केंद्र और राज्य से सुपरविजन की मांग भी की है। वहीं वर्तमान सांसद ने फिर से टेंडर प्रक्रिया को लेकर लोकसभा में मुद्दा उठाने की बात कही है। जैसा हमारा शहर पहले था, मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार ऐसी योजना देने के पहले या बिहार सरकार ऐसी योजनाओं को धरातल पर लाने के पहले कम से कम टीम वर्क ऐसा हो कि हमारा काम धरातल पर उतर सके, और धरातल पर नहीं उतरे तो सॉकआउट किया जाए तमाम उन पदाधिकारियों को जो इसके लिए जवाबदेही है, जो इनके लिए जिम्मेदार है। और हमें लगता है कि पदाधिकारियों ने सृजन घोटाला के बाद भी इससे सबक सीखने का काम नहीं किया, और निश्चय ही इस मामले को सरकार को भी लिखने का काम करेंगे और उचित माध्यम लोकसभा में भी इस मामले को हम उठाने का काम करेंगे। बहरहाल स्मार्ट सिटी के नाम पर 3 साल में शहर तो स्मार्ट नहीं हो पाया, अलबत्ता अधिकारियों ने स्मार्ट बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखना दिलचस्प होगा कि सृजन की बदनामी के बाद स्मार्ट योजना कितना धरातल पर उतर पाता है। राशि के अवैध हस्तांतरण से उपजे सृजन घोटाले के बाद स्मार्ट सिटी योजना के फंड का उपयोग कितना धरातल पर उतर पाता है। राहुल कुमार ठाकुर, न्यूज़ 18 भागलपुर। बेगूसराय के बंधुआर में करीब 60 बीघे जमीन पर महादलित के कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिला प्रशासन की माने तो समुचित कार्रवाई नहीं होने पर एसडीओ कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया। घंटों एसडीओ कार्यालय में एसडीओ को बंधक बनाए रखा गया। 26 दिसंबर को बेगूसराय के बंधुआर गांव में महादलितों ने किसानों के लगभग 60 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को भी वहां से खदेड़कर भगा दिया गया। पुलिस के साथ मारपीट भी की गई थी। जमीन हुआ दलित हड़प लिया है, घर द्वार बना दिया है, उसमें गेहूं भी काट रहा है, आलू भी खून रहा है, रैचा भी काट रहा है। कि कैसे हम दिएंगे? 26 परिवार लोग हैं। मेरा जमीन कृपा करके कहते हैं नीतीश हो या राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हमारा जमीन घुराने का आदेश दे। मामला था कि कल ये लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग रोड पे चढ़ के आसपास जाकर वो हल्ला कर रहे थे, तो इन्हीं को लेकर के ये लोग आए थे कि ये भय का वातावरण बनाया जा रहा है। क्या चीज़ से जुड़ा हुआ मामला था वो? ये कुछ दिन पहले जो बंधुआर में जमीन पर जो अतिक्रमण कर दिया गया था उसी कैमूर में बवाल मामले में प्रशासन ने 80 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और साथ ही घटना की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया है। दरअसल ट्रेन से युवती की गिरकर मौत के मामले से नाराज लोगों ने रामगढ़ थाने पर हमला कर दिया था। ग्रामीणों ने पहले पथराव किया और फिर थाने में आग लगा दी और साथ ही थाने में खड़े वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया था। पथराव में मोहनिया डीएसपी समेत 9 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। अफवाह न फैलाएं, अफवाह पे ध्यान नहीं दें। हम लोग निष्पक्ष तरीके से एसआईटी का गठन करते हुए सभी केस जो भी हुए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बेगूसराय पुलिस ने तेघरा थाना इलाके से अवैध वसूली करते 7 लड़कियों को पकड़ा। गिरफ्तार लड़कियों पर पुलिस बनकर अवैध वसूली का आरोप है। लड़कियां खुद को अहमदाबाद की बता रही हैं। इनका कहना है कि वो लोग गरीब और लोगों से दान मांगती हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। हमारा देश नहीं क्या बार बार अभी से ही भाषण था आरा में अपराधियों ने स्टेशन के पास एक फौजी समेत 2 लोगों को गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया है। हालांकि पुलिस ने मौके से 2 खोखा भी बरामद किया और मामले की जांच में पुलिस जुट गई।
छोड़ने के लिए बोल रहा था। इसी तरह उनका परिजन को पूछा है, बोला कि परिवार को छोड़ने के लिए आया था। पश्चिमी छोर वो जैसे ही गुमटी पर चढ़े ऊपर 1 नंबर प्लेटफार्म, उसी बीच में ये लोग गोली चलाया है। मैंने लूटपाट के भी सामने लूटपाट का तो ये किसी ने बोला है इस तरह का। आपसी दुश्मनी है क्या है नहीं, इस तरह का छानबीन करने के बाद। पूर्णिया के जीएनगंज में 6 दिनों से लापता वार्ड सदस्य अनिल रोजा की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। सूबे के कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा, विधान पार्षद दिलीप जायसवाल मृतक के घर जीएनगंज पहुंचे। तीनों नेताओं ने परिजनों को इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि इस परिवार के साथ न्याय हो। जिन्होंने इस तरह का घटना किया है, निश्चित रूप से जहां भी होगा उसको प्रशासन खोज करके उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। कल इनका बॉडी मिला है नदी के किनारे से और इसमें पुलिस तहकीकात कर रही है और पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को पकड़ा भी है, गिरफ्तार भी किया है। और निश्चित रूप से घटना दुखद है और ये डिटेक्ट भी होगा और अपराधी चाहे जो भी होगा उस पर कठोर कार्रवाई हम लोग कराएंगे। जय श्री राम का नारा देकर मुस्लिम संगठनों के विरोध का सामना कर चुके अल्पसंख्यक कल्याण और गन्ना उद्योग मंत्री खुर्शीद आलम एक बार फिर जय श्री राम का नारा लगाते दिखे। मौका था नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकाली गई कलश यात्रा का। कलश यात्रा में मंत्री ने जय श्री राम का नारा लगाया। अपने विधानसभा क्षेत्र में होने वाले इस आयोजन में मंत्री खुर्शीद आलम ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और कलश यात्रा में 10 किलोमीटर तक पैदल जय श्री राम का जय घोष किया। आपको बता दें कि बेतिया के मैनाटांड़ प्रखंड के रामपुरवा गांव में एक मंदिर का नवनिर्माण हुआ है। इसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा निकाली गई थी। शांति के लिए जो है जग का जो है प्रयोजन किया जाता है, मानव कल्याण के लिए, आपसी सौहार्द स्थापित करने के लिए जो है कोई यज्ञ मैंने क्या होता है, जगदीश और विश्व का शांति तभी होगा जब सब लोग आपस में मिलजुल कर जब चलेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तब जाकर विश्व में शांति और मानव कल्याण स्थापित होगा, आपसी सौहार्द बना। और इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। नमस्कार।